हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BFPSH। आज हम BPCS 185 यूनिट नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वेरियस रीजंस की वजह से, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है, हम आइसोलेशन में तो रह नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें, दूसरे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, ये हमारा पार्ट बन जाता है हमारी सोशल लाइफ का। हम अपनी वर्क प्लेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप्स को मैनेज करते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं। तो इन सभी की वजह से जो हमारी लाइफ है वो चलती है। तो इसमें देखा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो इन सभी रिलेशनशिप्स, जैसे कि वर्क स्पेस की रिलेशनशिप, फ्रेंड की रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप्स, ये सारी जो रिलेशंस होती हैं उनमें वो मैनेज करने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाते हैं। और इन्हीं अच्छे मैनेजमेंट की वजह से ना सिर्फ वो अच्छी लाइफ या हैप्पी लाइफ जीते हैं, साथ ही साथ वो सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, जहाँ पर वो संतुष्ट रहते हैं और अपनी वर्क प्लेस पर नंबर वन रहने की कोशिश करते हैं। पर वहीं कुछ ना कुछ लोगों में देखा जाता है कि कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में उतने अच्छे नहीं होते, वो स्ट्रगल करते हैं। तो उनमें क्या कमी होती है, उनमें किस किस तरीके की इमोशनल कॉम्पिटेंसीज नहीं होती, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। तो उन्हीं कुछ इमोशनल कॉम्पिटेंसीज की बात आज हम इस यूनिट में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंसीज से कि इमोशनल कॉम्पिटेंसीज होती क्या है। तो अगर हम समझे इमोशनल कॉम्पिटेंस, तो इमोशनल कॉम्पिटेंस एक ऐसी लर्न एबिलिटी है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड रहती है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा एबिलिटी है किसी इंडिविजुअल में, जो इंडिविजुअल अपने अंदर आने वाले इमोशंस को मॉनिटर करता है, दूसरों के अंदर आने वाले इमोशंस को मॉनिटर करता है, उनको डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब एक पॉजिटिव वे में उनको लेबलिंग करता है, उनको समझता है कि क्या इन्फॉर्मेशन या इमोशंस मुझे देना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी थिंकिंग और अपने बिहेवियर को वो गाइड करता है। तो ये होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल कॉम्पिटेंस इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड रहता है। अगर कोई इंसान इमोशनली कॉम्पिटेंट है तो उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है, अपने वर्क प्लेस पर अगर हम देखें तो, क्योंकि वो इंसान पर्टिकुलरली अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना जानता होगा। दूसरों के अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, उसके अंडर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या फील कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर समझता होगा, जिसकी वजह से वो अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है। तो गोल्डमैन नाम के जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो लर्निंग में, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज में दूसरों से ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वो दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, उस हिसाब से अपना बिहेवियर को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, और वहीं साथ में वो अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको भी बेहतर बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो ये हुई बात हमारी इमोशनल कॉम्पिटेंस की। अगर हम बात करें इमोशनल कॉम्पिटेंस मॉडल की, तो गोल्डमैन नाम के जो स्कॉलर हैं वो 1995 में इस मॉडल को निकाल कर रखते हैं, जहाँ पर बिहेवियर्स को यहाँ पर फोकस किया जाता है कि किस तरीके के बिहेवियर हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस को एज अ लार्ज रेंज ऑफ डिस्पोजिशंस मानता है कि कैसे एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं इमोशन से रिलेटेड, वो कैसे उनको यूज़ करके अपनी वर्क प्लेस में बेहतर तरीके से काम कर सकता है, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से कैसे मैनेज कर सकता है, वो यहाँ पर हमें बताया जाता है। तो अगर हम बात करें कुछ ऐसे इमोशनल एबिलिटीज़ की जो कि इमोशनल कॉम्पिटेंसी के लिए ज़रूरी हैं, वो गोल्डमैन ने यहाँ पर हमें बताकर रखी हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस, फिर आता है मोटिवेशन, फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन, फिर आता है सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल्स। तो ये 5 तरीके की जो इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उन्हीं के बारे में हम फर्दर अभी जानने वाले हैं। अब बात करते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़ की। तो जो इमोशनल कॉम्पिटेंसीज़ हैं, हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आता है हमारा पर्सनल कॉम्पिटेंस, जहाँ पर हम पर्सनल, जैसे अपने आप में आने वाले इमोशंस को मॉनिटर करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, मैनेज करते हैं, तो ये पर्सनल कॉम्पिटेंस में आता है। वहीं सोशल कॉम्पिटेंस में हम ये देखते हैं कि दूसरे जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, उनमें किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं,
उनको क्या लेबल देना चाहिए उनके अंदर आने वाले इमोशंस को। तो ये सब हम सोशल कॉम्पिटेंस में पढ़ते हैं। पर्सनल कॉम्पिटेंस एक इंडिविजुअल के रिकॉग्निशन पर बेस्ड रहती है कि वो क्या अपने अंदर इमोशंस को फील कर रहा है, ठीक है, उसके पास क्या ये एबिलिटी है कि वो इन इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके एक इफेक्टिव और मीनिंगफुल वे में। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट में पर्टिकुलरली हम आज पर्सनल कॉम्पिटेंस पर ज़्यादा बातें करेंगे, जहाँ पर हम पढ़ेंगे सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है, सोशल अवेयरनेस, सोशल स्किल्स, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस की। तो सेल्फ अवेयरनेस अगर हम इमोशनल कॉम्पिटेंस के कंटेक्स में देखें तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जो इंडिविजुअल अपने अंदर आने वाले जो भी इमोशंस हैं उनसे अवेयर रहे, ठीक है, जो भी इमोशंस उसके अंदर आ रहे हैं वो उनसे अवेयर रहे कि किस इमोशनल स्टेट में वो जी रहा है, ठीक है, जो भी मल्टीपल इमोशंस साइमल्टेनियसली उसको एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो उनको एक्नॉलेज कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं। अगर हम इसके सब कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें 3 सब कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि पहला आता है इमोशनल अवेयरनेस कि जो भी इमोशन उसके अंदर आ रहे हैं, जो भी वो फ़ील कर रहा है, वो उसे क्यों फ़ील कर रहा है, उसके बीच में लिंक क्या है, वो उन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज़ कैसे कर रहा है और उन फीलिंग्स और इमोशंस के बिहाफ़ पर वो अपने बिहेवियर और अपने गोल्स को कैसे गाइड कर रहा है। तो ये सब यहाँ पर इमोशनल अवेयरनेस में आता है। सेकंड आता है हमारे पास एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट कि जो भी हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ को जज कर लो, उनकी वीकनेस को जज कर लो, ठीक है। उसके बाद जो फीडबैक हमें उनसे मिले हम उसके लिए ओपन हो कि कोई भी हमारा इमोशन बाहर निकला, हमने उसे एक्सप्रेस किया, तो हम उसको एक्सेस करें फीडबैक के बिहाफ पर कि जो भी हमें फीडबैक मिला उस हिसाब से अपने आप को हम डेवलप करें, एक सेंस ऑफ ह्यूमर अपने अंदर लाएं। फिर थर्ड आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि जो भी फीलिंग आ रही है हमें सेल्फ एश्योरेंस की कि हम सही हैं इस मामले में, तो ये सब हमें यहाँ पर देखना चाहिए। हम अपनी वॉइस, अपनी व्यूज़ को यहाँ पर रख सकें दूसरों के सामने, ठीक है, जो कि डिसाइसिव भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल अपने अंदर आने वाले इमोशंस को कैसे रेगुलेट करता है या कैसे मैनेज करता है कि क्या उसने इमोशनल एक्सपीरियंस किया, ठीक है, और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर इमोशंस को फंक्शनैलिटी और इफेक्टिवनेस के साथ यहाँ पर मैनेज करें रिलेशनशिप्स में, और अगर वो वर्किंग है तो वर्क में, अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप्स में करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेल्फ रेगुलेशन में आती हैं, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन एक क्रूशल कॉम्पिटेंस का एक मॉडल है जिससे कि हम सोशल कंटेक्स्ट में अपनी परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली यहाँ पर कर सकते हैं। इसके टोटल 5 सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारे पास सेल्फ कंट्रोल कि अपने अंदर आने वाली जो भी इम्पल्सिव फीलिंग्स हैं, डिस्ट्रेसिंग इमोशंस हैं, ठीक है, जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इमोशंस आएँ पर तब भी वो आ रहे हैं, तो उनको मैनेज कैसे करें। हम पॉजिटिव वे में रहें ताकि जो भी अनफ्लैपेबल मोमेंट्स हैं हमारी लाइफ में हम उनके सामने खड़े रहें, क्लियरली सोचें और फ़ोकस्ड रहें प्रेशर में भी, ठीक है। जो भी डिसरप्टिव फीलिंग्स हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रही हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी प्रेशर हम फ़ील कर रहे हैं, उसमें फ़ोकस्ड रहें, अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड रहें। तो ये सब सेल्फ कंट्रोल में आता है। सेकंड आता है ट्रस्टवर्थीनेस कि जो स्टैंडर्ड्स हमने अपना कर रखे अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के, वो हम मेंटेन करके रखें कि हम एथिकली एक्ट करें दूसरों के सामने, रिलायबिलिटी के साथ हम दूसरों के सामने यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करें, ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें, अपनी मिस्टेक्स को यहाँ पर एडमिट करें, ठीक है, जो भी अनएथिकल एक्शंस हैं अपने में या दूसरों में उनको यहाँ पर कन्फ्रंट करें, टफ और प्रिंसिपल स्टैंड्स लें कि जो भी अनपॉपुलर यहाँ पर हम एक्सप्रेशंस दे रहे हैं दूसरों को, उनके खिलाफ कुछ कड़े कदम हम उठाएं। तो ये सब ट्रस्टवर्दीनेस में आता है। फिर आता है कि कंसाइंसियसनेस, ठीक है, कि जो भी हमारे पास कमिटमेंट्स हैं, प्रॉमिसेस हैं, जो भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, हम उनको फुलफ़िल करें, उनके लिए अकाउंटेबल रहें, ऑर्गेनाइज़ वे में काम करते रहें। तो ये सब कुछ इसमें आता है। फोर्थ आता है अडैप्टेबिलिटी कि मतलब जो भी चेंजेस साथ-साथ बढ़ते जा रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में, हम उनको स्मूथली हैंडल कर पाएँ। हमारे पास जो भी शिफ्टिंग प्रायोरिटीज़ हैं, हम उनके साथ-साथ चलकर अपनी जो भी वर्क प्लेस है या रिलेशनशिप्स हैं, उनको अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएँ।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी में आती हैं। फिफ्थ आता है इनोवेटिवनेस, कि जो भी फ्रेश आइडियाज़ वैरायटी ऑफ सोर्सेज से हमें आ रहे हैं, हम उनको सीक आउट करें, देखें कि इस आइडिया में है क्या। जो भी ओरिजिनल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स के, ठीक है, अनएथिकल ना होकर एथिकल जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम एंटरटेन करें, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करें। तो ये सब इनोवेटिवनेस में आता है। फिर आता है हमारे पास सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन अगर हम इमोशनल कॉम्पिटेंस के कंटेक्स में देखें तो इसका मतलब ये है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अंदर से मोटिवेटेड रहे, अपने गोल के लिए वो लगातार काम करता रहे, और जो भी उस समय पर वो इमोशंस को फील कर रहा है, जो भी एक्सप्रेशंस उसके इमोशन से निकल कर आ रहे हैं, वो उनको इफेक्टिवली मैनेज करें। और जो ये है सेल्फ मोटिवेशन है, उसके भी यहाँ पर 4 तरीके के सब कंपोनेंट्स हमें बताए गए हैं। सबसे पहला है अचीवमेंट ड्राइव, कि जो भी हमने अपना गोल बनाया है, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम स्ट्राइव करते रहें, ठीक है, हम लगातार उस पर काम करते रहें, रिजल्ट्स ओरिएंटेड जो भी हमारे गोल्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करें, चैलेंजिंग गोल्स सेट करें ताकि हम कैलकुलेटेड रिस्क जो हैं उनको यहाँ पर सेट कर सकें। तो हमने बात की थी सेल्फ मोटिवेशन की, जिसके सब कंपोनेंट्स में हमने पढ़ लिया था कि अचीवमेंट ड्राइव क्या होती है। अचीवमेंट ड्राइव एक ऐसा, ये हम कह सकते हैं कि रास्ता होता है जिससे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस है हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कि जैसे चैलेंजिंग गोल्स को यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है, उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए हम अपनी मेहनत करें, पूरी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें, जितनी अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं उनको कम से कम रखें, ताकि हम अपनी इम्प्रूवमेंट को यहाँ पर रजिस्टर कर सकें। सेकंड आता है हमारे पास कमिटमेंट, कि जो भी गोल्स हमने ग्रुप के लिए बनाए हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए, उनके लिए हम अलाइन हो जाएं। मतलब हम किसी भी तरीके का जो भी सेक्रीफाइस आए उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो उस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने के लिए हम रेडी रहें। हम एक ऐसी सेंस पैदा कर लें कि हम एक लार्जर मिशन का पार्ट हैं, हमारा पर्पस बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारा पूरा इंक्लिनेशन उस गोल को अचीव करने के लिए लगा रहेगा। उसके बाद जो भी ग्रुप की कोर वैल्यूज़ हैं उनको हम इंक्लूड करें डिसीजन मेकिंग में, ताकि जो भी चॉइसेस उस पर्टिकुलर ग्रुप में आ रही हैं उनको क्लैरिफाई कर दिया जाए। उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ग्रुप के मिशन को फुलफिल करने के लिए, हम उनको सीक आउट करें, एक बार देखें। फिर आता है इनिशिएटिव, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उन पर एक्ट करने के लिए यहाँ पर रेडी रहें, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हमें उन्हें सीज़ करना है, ठीक है। जो भी गोल्स हमने बनाए हैं उनको परस्यू करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हम उसे लेना चाहते हैं, ठीक है। जो भी एफर्ट्स लगाने हैं हम वो यहाँ पर लगा सकते हैं। फोर्थ आता है ऑप्टिमिज्म, कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, सेटबैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उनसे ऊपर उठकर हम यहाँ पर परसिस्ट करें, उन्हें रेजिस्ट करें। कि जब हमें गोल को अचीव करना है तो भले ही कोई भी ऑब्स्टिकल या सेटबैक आ जाए तो हमें उससे भागना नहीं है। हम एक होप ऑफ सक्सेस को लेकर चलें, ना कि फियर ऑफ फेलियर को लेकर। जो भी सेटबैक्स हमें आए हम उन्हें अच्छी तरीके से मैनेज करें पर्सनल फ्लो में। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ मोटिवेशन से आती हैं। फिर आता है सोशल अवेयरनेस, कि सोशल अवेयरनेस एक ऐसा कंपोनेंट है इमोशनल कॉम्पिटेंस का, जहाँ पर खुद के अंदर इमोशंस को मैनेज करने की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स हमारे आसपास रह रहे हैं उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनकी अवेयरनेस को यहाँ पर सोशल अवेयरनेस का दर्जा दिया जाता है। मतलब वो क्या फील कर रहे हैं, हम उसको क्या लेबल दें, वो उसको कैसे मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें हम सोशल अवेयरनेस में देखते हैं। ये एक क्रूशियल कंपोनेंट है कि जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, भले वो फैमिली में हो, वर्क प्लेस में हो, सोशल अवेयरनेस से होता क्या है कि अगर हमें सामने वाले की फीलिंग्स पता हैं, इमोशंस पता हैं, तो उस हिसाब से हम अपने बिहेवियर को गाइड कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को ओरिएंट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो भी हमारी रिलेशनशिप्स हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करेंगी, ठीक है, ताकि हम ग्रुप के गोल्स या जो भी रिलेशनशिप के गोल्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। अब बात आती है इसके कंपोनेंट्स की। तो इसके 5 सब कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला था एम्पैथी, कि जो भी दूसरों की फीलिंग्स है, पर्सपेक्टिव है, उनमें इंटरेस्ट दिखाएं, अटेंटिव बने, कि जो सामने वाला इमोशनल क्लूज हमें दे रहा है वो हम उसे समझें, उसको केयरफुली सुने, हम उनके इमोशंस को देखकर थोड़ी सेंसिटिविटी जगाएं, ठीक है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एम्पैथी में आती हैं।
सेकंड आता है सर्विस ओरिएंटेशन, कि जो भी दूसरों की नीड्स हैं हम उनको रिकॉग्नाइज करें, एंटिसिपेट करें कि दूसरे हमसे चाह क्या रहे हैं, हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दूसरों का, हम उस सेटिस्फैक्शन लेवल को फुलफिल करने के लिए कैसे अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। जो भी असिस्टेंस उन्हें चाहिए हम उन्हें ऑफर कर सकते हैं। दूसरों के जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पर एडवाइस दे सकते हैं अपनी। तो ये सारी चीज़ें सर्विस ओरिएंटेशन में आती हैं। थर्ड आता है डेवलपिंग अदर सेंसिंग, ठीक है, कि जो दूसरे लोग हैं उनको एक्नॉलेज करें, दूसरों की जो स्ट्रेंथ हैं, एकम्प्लिशमेंट है, डेवलपमेंट है, उसको रिवॉर्ड दें, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करें कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ये सब गेन किया है तो हमें इसे यहाँ पर अप्रिसिएशन देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डेवलपिंग में आती हैं। यूज़फुल फीडबैक का यूज़ करें कि जो नीड्स हैं सामने वाले की डेवलपमेंट को फुलफिल करने के लिए वो हैं क्या, उसके पर्टिकुलरली उसको हम फीडबैक दें कि कैसे वो अपने आप को सेल्फ डेवलप बना सकता है, उनको मेंटोर करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डेवलपिंग में आती हैं। फोर्थ आता है हमारे पास लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, कि हम जानते ही हैं कि पर्टिकुलरली अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल कम्युनिटीज़ रहती हैं, मतलब कल्चर की डाइवर्सिटी है। तो इसमें यही कहा जाता है कि जो भी कल्चर है, जो भी बैकग्राउंड है किसी भी इंडिविजुअल का, हमें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी वर्ल्ड वाइड व्यूज़ हैं उसके, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमें उनके ग्रुप डिफरेंसेस में सेंसिटिव रहना चाहिए, ना उनके लिए कुछ खिलाफ बोलना चाहिए। जो भी डाइवर्सिटी है उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पर डाइवर्सिटी के साथ लोग एक साथ रह सकें। तो ये सारा लेवरेजिंग डाइवर्सिटी में आता है। फिफ्थ आता है पॉलिटिकल अवेयरनेस, कि जो भी इंडिविजुअल है उसके इमोशनल करंट्स को हम रीड करें, ठीक है, वो चाह क्या रहा है, जो भी उसके क्रूशल सोशल नेटवर्क्स हैं उसको डिटेक्ट करें। जो भी फोर्सेस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इमोशंस को शेप दे रही हैं उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये सब कुछ हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस में आता है। फिर आता है हमारे पास सोशल स्किल्स, कि सोशल स्किल्स एक ऐसी इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में वो अपने इमोशंस को मैनेज करता है, एक्सप्रेस करता है, एंड एट द सेम टाइम वो इंश्योर करता है कि वो पर्सनली अपने आप से दूसरों को बेनिफिट पहुंचा सके एज अ आउटकम ऑफ इंटरेक्शन। की अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, एक इंसान जब दूसरे ग्रुप से मिलता है तो उस पर्टिकुलर वे में वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे जो उस ग्रुप को एक्सेप्टेबल हो, तभी वो ग्रुप उससे अच्छे से बात करेगा और इजीली वो इंटरेक्शन जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो सोशल स्किल्स में आती हैं। अगर हम इसके सब कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें 8 तरीके के सब कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि जो भी सामने वाला जो इंडिविजुअल है वो जो भी तरीके का प्रेजेंट कर रहा है, कोई भी इमोशन है, हम उसको लिसन करें, अच्छे से सुने, हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करें कि कैसे हम इनडायरेक्टली उस पर अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, उसको हम पॉजिटिवली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसका सपोर्ट पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशल स्किल्स में आती हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन, कि जो भी मैसेजेस हैं हम उनको क्लियर वे में भेजें, ठीक है, इमोशनल क्लूज़ के साथ भेजें ताकि वो इंसान जो सामने हमसे बात कर रहा है वो उस मैसेज में जो भी इमोशन छुपा है वो उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। जो भी डिफ़िकल्ट इश्यूज़ आते हैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम डील करें, दूसरों को अच्छे से सुनें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वेलकम करें, शेयर करें दूसरों के साथ। फिर आता है लीडरशिप, कि जो भी एंथुजियाज्म सामने वाला दिखा रहा है, ठीक है, या तो हम दिखा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि जो भी नीडेड है, जो भी ज़रूरत है उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में, उसको हम लीड करें रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, ठीक है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसके पास कितना पैसा है, क्या है, हमें ये देखना चाहिए इसके पास स्किल्स कितनी है। तो इसमें यहाँ पर लीडरशिप काम आती है। एक एग्जाम्पल से हम लीड कर सकते हैं, कुछ गाइडेंस के तौर तरीके से हम यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास लीडरशिप में आती हैं। फोर्थ आता है चेंज कैटलिस्ट, कि जो भी चेंज आ रहा है इंटरेक्शन में या इमोशंस में, हम उन चेंजेस को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, इनिशिएट करें। जो भी चेंज है उसको रिकॉग्नाइज करें, क्यों उसकी नीड है, जो भी बैरियर्स हैं उसको हटाएं,
स्टेटस को के जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको चेंज करने की कोशिश करें। तो ये सब चेंज कैटलिस्ट में आता है। फिर आता है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज होता है ग्रुप इंटरेक्शन में या किसी में भी, तो हम उस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम खड़े रहें। तो जो भी सिचुएशंस कन्फ्लिक्ट की ओर जाने लगती हैं, तो हम उस पोजीशन में होने चाहिए कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट को वहीं से वहीं ख़त्म कर दिया जाए। जो भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है इंटरैक्शन में, उसको यहाँ पर डिसएस्केलेट कर दिया जाए। दूसरों को डिबेट और ओपन डिस्कशन के लिए एनकरेज करें। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आती हैं। देन फिर आता है हमारे पास बिल्डिंग बॉन्ड्स, कि जो भी हमसे बात कर रहा है, हम उसके साथ एक पॉजिटिव वे में बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। कि जो भी इनफॉर्मल नेटवर्क्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। जो रिलेशनशिप बनाने की बात चल रही है, वो यहाँ पर हम म्यूचुअली हमें बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर हम उससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी पर्सनल फ्रेंडशिप्स हैं, वर्क एसोसिएट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हम बॉन्ड्स के ज़रिए बना सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, वर्किंग विद अदर्स टुवर्ड द शेयर्ड गोल्स, कि जो भी हमने पर्टिकुलर गोल बनाया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो एक अकेले इंडिविजुअल से तो होने नहीं वाला। उसके लिए हमें कोलैबोरेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। तो जो भी चेंज की नीड है, हम उसे रिकॉग्नाइज करें कोलैबोरेशन के लिए, बैरियर्स को हटाएं। तो यही सेम हमारे पास इसमें भी आ जाता है कि जो भी चेंज कैटलिस्ट वाला है, वही सेम सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि जो भी स्टेटस को वाली चीज़ें हैं, हम उसको हटाने की कोशिश करें, चेंज को लेके आएँ, दूसरों की सुने। फिर आता है टीम कैपेबिलिटीज़, की जो भी टीम हमारे साथ काम कर रही है, उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, कोऑपरेशन के साथ उनके साथ काम किया जाए। जो भी मेंबर्स हैं उनको एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, टीम आइडेंटिटी बनाए, एक स्पिरिट हो सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आती हैं। फिर आता है हमारे पास रिकॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस इन वन सेल्फ एंड अदर्स। इसमें हमें ये पढ़ना है कि वन सेल्फ मतलब एक इंडिविजुअल में इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए, और उन पर्टिकुलर इमोशंस को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उन्हें लेबल कैसे दिया जाना चाहिए। तो यही सब हम इसमें देखने वाले हैं कि जो भी इमोशंस हैं किसी भी इंडिविजुअल में, वो उससे शुरुआत होती है कि वो अपने आप को इमोशनली अवेयर बना ले। क्योंकि अगर वो अपने आने वाले इमोशंस को पहले ही जज कर लेगा कि ये पर्टिकुलर इमोशन किस चीज़ के लिए है, इसके लिए बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, तभी वो इमोशनली अवेयर बन सकेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें कुछ स्किल्स के बारे में बताया गया है कि किन स्किल्स को लेकर हम इमोशनली अवेयर बन सकते हैं। जिसमें सबसे पहला था आइडेंटिफाई द इमोशंस, कि इमोशंस को आइडेंटिफाई करें कि कौन से इमोशंस हम किसी भी टाइम पे फील कर रहे हैं। उसके बाद जो भी इमोशन हमने फील किया, उसको लेबल करें, उसको एक पर्टिकुलर टर्म दें कि ये इमोशंस इस बारे में था। फिर है कि हम उस पर्टिकुलर इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है, एक एक्सेप्टेबल वे में। तो ये सारी चीज़ें हम इमोशनल अवेयरनेस में जान सकते हैं। क्योंकि जो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन स्किल है, वो एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है इमोशनल कॉम्पिटेंस का। वो हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है एलेक्सीथीमिया। एलेक्सीथीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है किसी भी इंडिविजुअल में, जहाँ पर एक इंडिविजुअल इस हालत में नहीं रहता कि जो भी उसके अंदर इमोशन आ रहा है, ना तो वो उसे ढंग से आइडेंटिफाई कर पाता है, ना ही वो उसे दूसरों के सामने एक्सप्रेस करवाता है, और ना ही उस तरीके की वो थिंकिंग कर पाता है। तो इसी से बचने के लिए यहाँ पर हमें इमोशनली अवेयर बनना चाहिए कि जो भी इमोशंस हम फेस कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, उनका एप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन हो, लेबलिंग करें, और उसी तरीके से हम दूसरों के सामने प्रेजेंट करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इमोशनल अवेयरनेस में आती हैं। और अगर किसी को ये देखना है कि वो किस तरीके से अपने आप को इमोशनली अवेयर बना सकता है, तो वो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। जैसे कि कोई भी फिजिकल या बॉडी रिएक्शन हो सकता है किसी भी इमोशन को लेकर, तो इससे हमें पता लग सकता है। कोई बॉडीली रिस्पॉन्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम नर्वसनेस को फील कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एग्ज़ाम होता है, उसको देने से पहले सबको नर्वसनेस फील होती है, तो बॉडी में अलग तरीके का कुछ पैटर्न बनने लगता है इमोशंस का, हम उससे जान सकते हैं। उसके बाद जो भी इमोशंस हम फेस कर रहे हैं, उनको अटेंशन के साथ यहाँ पर देखें कि क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों से हम इमोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि हम इंटरपर्सनल
रिलेशनशिप्स को अच्छे से मीनिंगफुल वे में मेंटेन करके रख सकें। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। अब बात करते हैं इमोशनल अवेयरनेस इन अदर्स। तो अब हम बात करते हैं इमोशनल अवेयरनेस इन अदर्स की। तो हमने अभी तक देखा कि हम अपने अंदर इमोशनल अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, पर हम एक सोशल एनिमल हैं, हम जानते हैं। तो हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमारे लिए इमोशनल यहाँ पर अटैचमेंट होना दूसरे लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हम जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं उनसे अवेयर रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि हम सोशल वेलबींग को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें। तो इमोशनल अवेयरनेस इन अदर्स, इसमें हमें यही बताया जाता है कि जो भी इमोशंस दूसरे हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करें, लेबल करें, ताकि हम उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अदर्स में आती हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम दूसरों के साथ अनविलिंगनेस के साथ यहाँ पर उन्हें अटेंशन देते हैं, ठीक है, कि हम उन्हें अटेंशन देनी ही नहीं है, दूसरा कुछ भी कह रहा है, इससे होता क्या है, मिसकम्युनिकेशन आता है, कन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशंस आने लगती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि दूसरों को आइडेंटिफाई करें। जो भी इमोशंस किसी रिस्पॉन्स में आ रहे हैं उसको हम सुने, अच्छे से देखें कुछ चेंजेस की वजह से। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, और इन सभी चीज़ों को हम 3 इंडिपेंडेंट स्किल से यहाँ पर सीख सकते हैं, जैसे कि इमोशनल परसेप्शन, फिर आता है इमोशनल रिकॉग्निशन, थर्ड आता है इमोशनल इंटरप्रिटेशन। तो इमोशन पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका मतलब ये है कि जो भी इमोशंस दूसरों के अंदर हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई करें कि कैसे इमोशंस ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, हम उसे रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास परसेप्शन में आती हैं, क्योंकि इमोशनल अवेयरनेस जो कि हम अदर्स में देखते हैं, तो इसमें यही सबसे बड़ा बैरियर बनता है। हम दूसरों को समझ नहीं पाते कि वहाँ से हमारे सामने उसकी क्या क्या इमोशंस निकल के आ रहे हैं। इसकी वजह से मिसकंसेप्शन आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, और सोसाइटी यहाँ पर टूटने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें आती हैं कि जो भी फिजिकल चेंजेस की वजह से कोई हमारे सामने वाला इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कुछ सेंसरी सिस्टम से हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या उससे मीनिंग निकल रहा है। और जो इमोशंस हैं वो यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आता है वर्बल और दूसरा आता है नॉन वर्बल। वर्बल चैनल ऑफ इमोशंस में ये देखा जाता है कि जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं, जैसे कि स्पीच है, ठीक है, लाउडनेस ऑफ वॉइस है, उससे हम इमोशन का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं अच्छा, इसका मतलब हम पोलाइट वे में बोल रहे हैं। वहीं कोई गुस्से में बोले अच्छा तुम यहाँ थे, तो इसका मतलब हमने टोन बदल दी, इमोशन हमारे ये हम गुस्सा हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, जेस्चर, पोस्चर, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये सब पैरा लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। तो ये नॉन वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है इमोशंस की। और आगे हम बात करते हैं कि जो भी इमोशंस हम देखते हैं वो यूनिवर्सल है कि नहीं। तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कुछ 6-7 तरीके के कुछ यूनिवर्सल इमोशंस देने की कोशिश की है, जो कि हर कल्चर, हर कंट्री, हर रिलीजन में देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो डार्विन की बुक है द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन द मैन एंड एनिमल्स, जो कि 1872 में पब्लिश होती है, वहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं इमोशन के, वहाँ पर उन्हें यूनिवर्सल बताया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि जो भी एंगर वगैरह है, जॉय, हैप्पीनेस है, ये वो है यूनिवर्सल हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन में आती हैं। तो इस टॉपिक में हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सल इमोशंस हैं और कौन कौन सी उसकी फिजिकल सिम्बल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जॉय और हैप्पीनेस, ठीक है। जॉय हैप्पीनेस में क्या है, अच्छी सी स्माइल आ जाती है। सरप्राइज़ में देखें तो हमारी आंखें ज़्यादा बड़ी होने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद सैडनेस में देखें तो हमारे जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं वो नीचे जाने लगते हैं, आईलिड्स ड्रॉप करने लगती हैं। एंगर में देखें तो जो हमारी आईब्रोज आती हैं वो पास आने लगती हैं, लोअर आने लगती हैं। उसके बाद जो डिस्गस्ट यानी जो घिन की भावना होती है, उसमें जो नोज़ की ब्रिज होता है, ठीक है, जो चीक्स होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। फियर में देखें तो जो आईलिड्स होती हैं वो ऊपर जाने लगती हैं, आंखें ज़्यादा खुलने लगती हैं। अगर हम कंटेंट की व्यू देखें तो जो अपर लिप होती है वो टाइटन होने लगती है।
ठीक है, हम दांतों तले जो अपना वो होता है, होठ को यहाँ पर फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशंस में ही आती हैं, और ये टॉपिक इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इन कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि जो सर्टेन बेसिक इमोशंस हैं वो यूनिवर्सली एक्सप्रेस हैं, जैसे कि जॉय, एंगर, ठीक है, हैप्पीनेस, डिसगस्ट। तो इन सभी को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कल्चर स्पेसिफिक हो सकते हैं, पर ज़्यादातर में यही देखा जाता है कि जो इमोशंस हैं, जैसे कि डिसलाइक, लव, फियर, सैडनेस, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारे यहाँ पर यूनिवर्सली प्रेजेंट रहते हैं। तो यही है इस पूरे यूनिट में। थैंक यू सो मच।